भाग 11। जब छवि कॉरिडोर से होती हुई रूम में गई थी तब इस वक्त रॉकी लिफ्ट से होते हुए थर्ड फ्लोर पर आ गया था। उसने छवि को सारी तरफ ढूंढ लिया था लेकिन छवि उसे कहीं नहीं मिली। अब रॉकी को गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर जोर से मार दिया जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। वह गुस्से में कहने लगा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल तुम जरूर मेरी बाहों में होगी, फिर तुम्हें बताऊंगा कि रॉकी क्या चीज है। रॉकी लिफ्ट से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है जहां पर उसके दोस्त मिलते हैं। रॉकी के दोस्त जब उसे देखते हैं तो वह उससे पूछते हैं कि वह लड़की कहाँ चली गई जिसे तू अपने साथ लेकर गया था, तेरा काम इतनी जल्दी हो गया। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। रॉकी गुस्से में अपने दोस्त को घूरता है तो वह दोनों फिर सीरियस होकर रॉकी से पूछते हैं, बताना क्या हुआ यार। तो रॉकी कहता है, पता नहीं कहाँ चली गई साली, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही, एक बार हाथ लग जाए फिर बताता हूँ उसे। रॉकी का दोस्त कहता है, कहाँ चली गई का क्या मतलब है, तूने उसे ड्रग्स दिया था ना और उसे अपने साथ लेकर गया था, फिर वह कहाँ जा सकती है। रॉकी, उसने मुझे जोर से धक्का मारा और मैं जमीन पर गिर गया, फिर वह भागकर लिफ्ट में चली गई, उसके बाद कहाँ गई पता नहीं। तो रॉकी के दोस्त हंसते हुए कहते हैं, तू एक लड़की के धक्के से गिर गया। रॉकी पहले से तो गुस्से में था ही, अपने दोस्त की बात सुनकर उसे और गुस्सा आ गया और वो अपने हाथ का 5 बनाकर अपने दोस्त के मुंह पर मार देता है जिस वजह से उसे लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। तो रॉकी को उसका दूसरा दोस्त पकड़ लेता है और कहता है, तू उसे लड़की की वजह से अपने ही दोस्त को क्यों मार रहा है। तो रॉकी कहता है, इसे कह दे कि इसका मुंह बंद रखे, पहले ही मेरा दिमाग खराब है। तो रॉकी का दोस्त जिसके मुंह पर रॉकी ने 5 मारा था वह कहता है, सॉरी यार, चलते हैं, ये लड़की नहीं तो कोई और सही। रॉकी नहीं, अब वह लड़की मुझे भाग गई है, जब तक मैं उसे लड़की को अपने बिस्तर तक नहीं ले आता तब तक किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे लड़की को ढूंढ कर रहूंगा। फिर तीनों अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वही क्लब में ईशानी छवि को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी लेकिन ईशानी को छवि कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। अभी ईशानी को गुस्सा आने लगा था। ईशानी गुस्से में रहती है, इस गवार को मैं नहीं छोड़ूंगी, इस घर ले जाकर माँ के हाथों से मारना खिलाई तो मेरा नाम भी ईशानी नहीं, मैं यहाँ इसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने परेशान करने के लिए लेकर रही थी, लेकिन इसने तो मुझे ही परेशान करके रख दिया, मेरी सारी पार्टी खराब कर दी। वैशाली चिल्ली, यार ईशानी, देखा हमने तेरी स्टेप सिस्टर को सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वह हमें कहीं भी नहीं मिला, इसका मतलब वह घर चली गई होगी। तू परेशान मत हो और चल, अब हमें भी बहुत देर हो चुकी है उसे ढूंढते ढूंढते। वैसे मानना पड़ेगा यार, तेरी स्टेप सिस्टर बहुत चालाक है, तुझे यहाँ परेशान होने के लिए अकेला छोड़कर चली गई, यहाँ तक कि बात कर भी नहीं गई, कितनी खुदगर्ज है ना वह। और एक तू है, वह तेरी स्टेप सिस्टर है, उसके बाद भी तू उसके लिए परेशान हो रही है, लेकिन उसमें तेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। वैशाली की बात सुनकर ईशानी अपने आप में प्राउड फील करती है और कहती है, देखा ना तुम लोगों ने मेरी स्टेप सिस्टर को, अब तो तुम लोगों को भी मेरी बात पर यकीन हो गया होगा कि मैं अपनी स्टेप सिस्टर के बारे में तुम लोगों से सच ही बोलती थी। नीलिमा, हाँ यार, हमें तो तेरी बातों पर पहले से ही यकीन था, लेकिन आज देख भी लिया। चल, अब उसे गवार खुदगर्ज लड़की के बारे में सोचना बंद कर, उसकी वजह से हम कितने परेशान हो चुके हैं और ठीक से अपनी पार्टी एंजॉय भी नहीं कर पाए। हमने प्लान बनाया था कि उसे यहाँ लाकर इतना परेशान करेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी, लेकिन उसने ही हमें परेशान करके रख दिया। ईशानी, तू जब घर जाएगी ना तो उसे गवार लड़की से अपने बदले के साथ साथ हमारा बदला भी ले लेना, आसामी, या ऑफ कोर्स तुम नहीं भी बोलते मैं ऐसा ही करती, मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत मायने रखती है। ईशानी अपने हाथ में घड़ी में टाइम देख कहती है, मैंने माँ को कहा 11 बजे बजेगा, लेकिन अब तो 12 बजे बज चुकी है, चलो अब चलते हैं। इतना कहकर ईशानी अपनी कार में बैठ जाती है और अपने दोनों फ्रेंड से कहती
है तुम लोग भी बैठ जाओ, मैं तुम लोगों को भी ड्रॉप कर दूंगी। तो वैशाली और नीलिमा दोनों ही ईशानी के साथ कर में बैठ जाती है और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। इस होटल के एक बड़े से रूम में मिस्टर खन्ना एक बड़े से सोफे पर बैठे हुए गुस्से में धड़क रहे थे। उन्हीं के साथ में ही उनकी दोनों बेटियां श्वेता और सुनैना बैठी हुई थी, जो उनके सामने खड़े अनिल को गुस्से में घेर रही थी। नील अपना सर झुकाकर खड़ा था, उसे अब बहुत डर लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। मिस्टर खन्ना गुस्से में खड़े होकर अनिल के पास आते हैं और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता हूँ। थप्पड़ इतनी जोर का था कि अनिल अपनी जगह से लड़खड़ा जाता है और वह गिरते गिरते बचता है। मिस्टर खन्ना जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए अनिल से कहते हैं, तुम्हारी छोटी सी लापरवाही की वजह से आज हमारा बना बनाया कम फेल हो गया। और क्या कह रहे थे कि तुमने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही अपनी नजरें उन दोनों ब्रदर्स पर से हटाई थी और बस इसी बीच वह दोनों वहां से गायब हो गए जैसे गधे के सर पर से सिंह। मैं तुम्हारी इन बेवकूफ बातों पर हंसो या फिर अपने प्लान के फेल होने का मातम मनाऊं? जवाब दो मुझे, या तो मैं तुम्हारी जान ले लूं या फिर मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूं। अनिल, नहीं सर, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मिस्टर खन्ना, अच्छा, जब गलती कर रहे थे तब याद नहीं आया तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं? सर प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ अगली बार कोई भूल नहीं होगी। मिस्टर खन्ना, देखो अनिल, अगर तुम कुछ और छुपा रहे हो तो बता दो मुझे, वरना अगर मुझे खुद पता चला तो याद रखना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। अनिल कुछ सोचकर, हाँ सर, मुझे याद आया। नील ओबरॉय ने तो ड्रिंक पीना शुरू कर दिया था, लेकिन वीर ओबरॉय ने जब ड्रिंक पीना शुरू किया उसके पहले ही उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया था और करीब 10 मिनट तक उनकी फोन कॉल पर बात चली और फिर उसके बाद वीर ओबरॉय ने ड्रिंक पीना स्टार्ट किया। मिस्टर खन्ना चिल्लाकर, वॉट? और तुम ये अब बता रहे हो मुझे बेवकूफ हो? तुम सारा खेल इन 10 मिनट का ही है। नील ओबरॉयों को पहले ही ड्रग्स का असर हो गया होगा और वीर ने 10 मिनट लेट ड्रिंक पिया तो उसे ड्रिंक का असर भी 10 मिनट लेट ही हुआ होगा और उसे शार्प माइंड वीर ओबरॉय को समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा होगा कि उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला है और इसी बात का उसने फायदा उठा लिया। गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है अनिल, जो कि माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे वफादार आदमी हो, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ। फिर तेजी स्माइल करते हुए, कोई बात नहीं ओबरॉय ब्रदर्स, आज हमारा प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास और भी ऐसे बहुत मौके आएंगे, फिर देखता हूँ कि कैसे बचते हो तुम दोनों। अनिल, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ब्रदर को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी ड्रिंक में ड्रग्स हमने मिले थे। सारे सबूत मिटा दो इस होटल की, आज रात की सारी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दो, एक भी सबूत मत छोड़ना और उसे वेटर को भी मरवा दो, क्योंकि उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। यह ओबरॉय ब्रदर्स बहुत पावरफुल है, पता नहीं किसका हाथ है इनके पीछे। अनिल जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। उन दोनों ब्रदर को कभी पता नहीं चल पाएगा कि उनकी ड्रिंक में ड्रग्स किसने मिले थे। करीब 1 घंटे में ईशानी अपने दोनों फ्रेंड्स को उनके घर ड्रॉप करके अपने घर जाती है। जब ईशानी अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो उर्मिला जी और सुरेश जी को दरवाजे पर ही देखकर चौंक जाती है। ईशानी अपनी माँ पापा के पास जाकर उनसे इतनी रात को दरवाजे पर खड़े होने का कारण पूछता है तो उर्मिला जी कहती है, तू कहाँ थी? वक्त देखा है कितना हो गया है, 1 बजे रहे हैं रात के और तू अब आ रही है? तूने कहा था कि 11 बजे तक आने के लिए, और वह कर्मजाली कहाँ है? वह क्यों नहीं आई तेरे साथ? ईशानी को अब एक जोरदार झटका लगता है और वह घबरा कर पूछता है, क्या क्या कहा आपने? छवि घर पर नहीं आई है उर्मिला जी। वह घर पर कैसे होगी, वह तो तेरे साथ गई थी ना। तू बता, तेरे साथ क्यों नहीं आई? माँ, मुझे लगा छवि अब तक घर आ गई होगी, लेकिन आप कह रही हो कि वह घर पर नहीं है, तो फिर वह कहाँ जा सकती है? छवि के इतनी देर तक घर के बाहर रहने की वजह से राजेश जी काफी गुस्से
में थे और कब से उर्मिला जी और ईशानी की बात सुन रहे थे। जब उन्होंने ईशानी की आखिरी बात सुनी तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने आगे बढ़कर ईशानी को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिस वजह से ईशानी संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गई। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुमने आज कितनी बड़ी गलती कर दी? जिस लड़की को मैं इतने सालों से अपनी निगरानी में रखता था, आज तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बेवकूफी की वजह से वह अब तक इस घर से बाहर है। अगर वह लड़की जल्द से जल्द वापस इस घर में नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने इतने सालों की तपस्या भंग नहीं होने दूंगा। जो कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ उसे लड़की को। जब तक वह लड़की इस घर में नहीं आ जाती तुम भी इस घर में कदम मत रखना। राजेश जी ने ईशानी पर हाथ उठाया तो ईशानी अपने मन में छवि को हजार गालियां देने लगी, क्योंकि आज पहली बार राजेश जी ने ईशानी पर हाथ उठाया था। उर्मिला जी, इसने को उठाते हुए ये क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़की रात भर घर से बाहर कैसे रह सकती है? कहाँ जाएगी यह? उसमें मनहूस को ढूंढने कल सुबह हम उसकी कंप्लेंट लिखवाएंगे। पुलिस जब उसे ढूंढेंगी तो वह जल्द ही हमारे पास आ जाएगी। मुझे लगता है ईशानी की बेवकूफी की वजह से उसे लड़की को भगाने का मौका मिल गया होगा, इसलिए वह ईशानी को चकमा देकर भाग निकली। लेकिन पुलिस उसे जरूर ढूंढ लेगी राजेश जी। ईशानी की ही नहीं तुम्हारी भी बेवकूफी है इसमें। तुम्हें जब पता है कि वह लड़की हमारे लिए कितनी जरूरी है, फिर भी तुमने उसे ईशानी के साथ जाने दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और अब मैं उसे लड़की को ढूंढने के लिए अपने खुफिया लोगों को भेजूंगा और पुलिस का नाम अब दोबारा मत लेना। आई बात समझ में? मैं नहीं चाहता कि पुलिस तक ये बात पहुंचे। बहुत से ऐसे राज हैं जो अब तक छुपे हुए हैं। अगर मामला पुलिस तक जाएगा तो वह राज बाहर आ जाएंगे। उर्मिला जी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वह लड़की इतनी आगे तक की सोच रखती है। अब माफी मांगने से क्या फायदा? वो लड़की तो भाग गई है ना, पर कोई बात नहीं, मेरी खुफिया आदमी उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। राजेश जी फिर ईशानी की तरफ देखकर कहते हैं, ईशानी मुझे सच सच बताओ, तुम छवि को कहाँ लेकर गई थी? तो ईशानी डरते हुए कहती है, हम होटल प्लाजा में गए थे, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, उसने छवि को भी इनवाइट किया था। राजेश जी गुस्से में, क्या क्या कहा तुमने? होटल प्लाजा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम उसे लड़की को होटल प्लाजा लेकर गई थी? इतना कहकर वही ईशानी पर फिर से हाथ उठने लगते हैं तो ईशानी अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है, लेकिन बीच में ही उर्मिला जी उन्हें रोक देती है। कहती है, क्या कर रहे हैं आप? उसे मनहूस की वजह से हमारी बेटी पर क्यों हाथ उठा रहे हो? तो क्या करूं? इस बेवकूफ लड़की की आरती उतारो। आपने कहा ना कि आप अपनी खुफिया आदमी की मदद से उसे मनहूस का पता लगा लेंगे, तो अब क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हैं? चलो ईशानी, अपने रूम में चलकर आराम करो। और फिर उर्मिला जी ईशानी का हाथ पकड़कर उसके रूम में ले जाती है। ईशानी रूम में आकर उर्मिला जी से कहती है, माँ मुझे पता है आप दोनों उसे गवार छवि को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वह आप लोगों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? उर्मिला जी, अभी तुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई है कि यह सब बातें तुझे बताई जाए। जब वक्त आएगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डाल और रात बहुत हो चुकी है, आराम कर। इतना कहकर उर्मिला जी ईशानी के रूम से बाहर आ जाती है और अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर राजेश जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। शायद छवि को ढूंढने के लिए वह किसी से कह रहे थे। भाग 12। अगली सुबह सुबह के 7 बजे होटल प्लाजा के एक लग्जरियस रूम में एक किंग साइज बेड पर नील आराम से सो रहा था कि अचानक उसका हाथ छवि के पेट पर चला जाता है। नींद में ही नील को अपने हाथों में नर्म और सॉफ्ट एहसास होता है। वह सोचता है, ये तो भाई नहीं हो सकते। फिर वह जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखता है तो नील की आंखों के सामने एक खूबसूरत सा चेहरा दिखाई देता है। तो नील उठकर छवि को देखा है और एकदम शॉक हो जाता है। फिर वह अपने आप को देखा है और अपने
आसपास रूम के चारों तरफ देखा है जहां पर छवि के कपड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। नील छवि के बाएं तरफ देखा है तो वीर पेट के बाल छवि की गर्दन में अपना मुंह है घुसकर आराम से सो रहा था। इस वक्त तीनों की ही बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ उन्हें तीनों के ऊपर एक पतली सी चादर थी। वह चादर छवि के सीने के थोड़ा सा ऊपर तक थी। छवि बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर, उसके कॉलरफोन पर, उसके सीने के ऊपर तक बहुत सारे लव बाइट के निशान थे जो कि अब नीले पड़ चुके थे। छवि के होंठ भी पूरी तरह से सूजे हुए थे। छवि की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। नील छवि की और रूम की हालत को देखकर समझ जाता है कि उन दोनों भाइयों ने मिलकर इस मासूम सी लड़की के साथ क्या किया है। नील जल्दी से वीर को उठाने की कोशिश करता है। नील वीर को हिलाते हुए, भाई जल्दी उठो। वीर अपनी अलसी हुई आवाज में, क्या हुआ नीला, क्यों परेशान कर रहे हो? आज मेरा जल्दी उठने का मूड नहीं है। पहले ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अब तुम मुझे परेशान मत करो। जो तुम भी सो जाओ। नील भाई पहले उठकर देखो। वीर अपनी अधूरी आंखों से देखते हुए, क्या हुआ नील, क्या देख रहे हो? फिर अचानक ही वीर की नजर छवि के चेहरे पर पड़ती है। वह एकदम से उठकर बैठ जाता है, फिर नील की तरफ देखते हुए कहता है, ये लड़की कौन है और हमारे रूम में क्या कर रही है? फिर वीर को कल रात जो कुछ भी हुआ वह सब धीरे धीरे याद आने लगता है। भाई कहीं इसे हमारे दुश्मनों ने तो नहीं भेजा? वीर छवि के चेहरे को बड़ी गौर से देखने लगता है। फिर वीर को महसूस होता है कि छवि सांस नहीं ले रही है, तो वह कहता है, नींद से हमारे दुश्मनों ने भेजा है या नहीं हम बाद में देखेंगे, पहले इसे देखो। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इसे सांस नहीं आ रही है। वीर की बात सुनकर नील झुककर छवि के सीने पर अपने कान लगाकर सुनता है और कहता है, भाई इसका हार्ट भी पंप नहीं कर रहा है। नील की बात सुनकर वीर जल्दी से छवि के सीने पर अपने दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखकर उसे प्रेस करना शुरू कर देता है, जिससे छवि का हार्ट पंप करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक यही प्रक्रिया करने के बाद भी छवि पर कोई असर नहीं होता तो नील कहता है, भाई इसे अपनी सांसें दो। वीर जल्दी से छवि का मुंह खोलकर अपने मुंह से अपनी सांसें देना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद छवि की बॉडी में हलचल होती है तो वीर छवि को छोड़कर उसे देखने लगता है। वीर के छोड़ते ही छवि एक जोर की हिचकी के साथ सांस लेना शुरू कर देती है, लेकिन छवि अभी भी बेहोश की हालत में ही थी। छवि को सांस लेता देख वीर और नील दोनों को राहत महसूस हुई। नील जल्दी से झुककर छवि के फोरहेड पर किस करता है। वीर, नील इसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है, इसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो। फिर नील अपनी नजर पूरे रूम में घूम कर देखता है तो उसके एक साइड सोफे पर उसके कपड़े दिखाई देते हैं। वीर नील से कहता है, भाई मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। फिर वीर छवि को देखकर कहता है, काश ऐसा हो कि तुम्हें हमारे किसी दुश्मन ने ना भेजा हो। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों भाई तुम्हें अपनी जिंदगी से फिर कभी नहीं जाने देंगे और हमेशा अपने पास रखेंगे अपनी प्रिंसेस बनाकर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तैयार रहना हमारी दी गई सजा को बर्दाश्त करने के लिए। इतना कहकर वीर छवि के फोरहेड पर किस कर लेता है और प्यार से छवि के सर को सहलाता है। थोड़ी देर में नील वॉशरूम से बाहर आता है तो वीर नील से कहता है, नील इसे जल्दी से ओबरॉय हॉस्पिटल लेकर जाओ, थोड़ी देर में मैं भी वही पहुंच रहा हूँ। इतना कहकर वीर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। नील छवि के पास आकर उसे इस चादर में अच्छे से कर करके अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपने साथ लेकर रूम से बाहर आ जाता है। नील कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है जहां पर उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए दिखाई देते हैं। नील की बाहों में एक लड़की को देखकर वह लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं। फिर वह जल्दी से आगे बढ़कर लिफ्ट ओपन कर देता है। नील लिफ्ट में चला जाता है। नील जब तक लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर तक आता है तब तक नील के बॉडीगार्ड अपने दूसरे साथियों को मैसेज करके आगाह कर देते हैं कि वह गाड़ी तैयार रखे, उनके सेकंड बस नीचे आ रहे हैं। नील जब ग्राउंड फ्लोर पर आता है तो
उसके कई सारे बॉडीगार्ड नील और छवि को कर लेते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना सके। वैसे तो सुबह सुबह का वक्त था तो ज्यादा लोग नहीं थे और जो थोड़े बहुत थे उन्हें छवि और नील बॉडीगार्ड के कर होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। सामने ही नील की कर तैयार खड़ी, वह जल्दी से अपनी कर के पास पहुंच जाता है तो एक बॉडीगार्ड कर का गेट खोल देता है। नीली जल्दी से कर में छवि को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है और अपनी ड्राइवर से कहता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ओबरॉय हॉस्पिटल चलो। वीर भी अपने कपड़े पहनकर रूम में आ जाता है। फिर वह रूम से बाहर आकर लिफ्ट से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है तो उसे भी उसके सभी बॉडीगार्ड कर लेते हैं। वीर के लिए भी कर तैयार खड़ी थी। वीर जल्दी से कर में बैठकर ऑपरेट हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। 20 मिनट में नील छवि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर पहले से ही डॉक्टर नील का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पहले से ही बता दिया गया था कि नील हॉस्पिटल आ रहा है। नील जल्दी से छवि को इमरजेंसी रूम में ले जाकर बेड पर लेट देता है और डॉक्टर से कहता है छवि को चेक करने के लिए एक रोटी। लेडी डॉक्टर छवि को चेक करने के लिए आती है और नील से बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। नील रूम से बाहर आ जाता है। थोड़ी ही देर में वीर भी अस्पताल पहुंच जाता है और नील से इशारे में पूछता है कि क्या हुआ तो नील इमरजेंसी रूम की तरफ इशारा करता है कि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। वीर फिर रोहित की तरफ देखकर कहता है जो पहले से ही वहां मौजूद था। रोहित कल तुमने हमारे रूम के बाहर इतनी कड़ी सुरक्षा कर रखी थी, उसके बाद भी ये लड़की हमारे रूम में कैसे आई? क्या ये पहले से ही हमारे रूम में मौजूद थी? रोहित नहीं, फर्स्ट बस मैंने पहले अच्छे से रूम को चेक किया था, उसके बाद ही मैंने उसे रूम को आपके लिए बुक किया था। नील कुछ सोचकर भाई ये लड़की हमारे रूम में पहले से मौजूद नहीं हो सकती क्योंकि जब हम क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे तब ये लड़की भी वहां मौजूद थी, मैंने इसे वहां देखा था। वीर रोहित मुझे कल रात की होटल प्लाजा की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए आधे घंटे में। रोहित जी सर। रोहित फिर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी रूम से डॉक्टर बाहर आती है तो वीर और नील दोनों ही डॉक्टर के पास आती है। नील डॉक्टर अब कैसी है? डॉक्टर कर उनकी कंडीशन तो अभी बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उन कैप हुआ है, उनके लोअर पार्ट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और यह उनका फर्स्ट टाइम था इसलिए ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। इस वक्त वह बहुत ज्यादा वीक है, उन्हें इस वक्त आराम और केयर की जरूरत है। नील डॉक्टर क्या हम उनसे मिल सकते हैं? सर अभी वह बेहोश है, मैंने उन्हें इंजेक्शन दिया है, थोड़ी ही देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है।